Assalamualaikum everyone. Welcome back to another video and welcome back to another topic. I hope you all are doing well and fine. So in this video we are going to talk about the construction of topics in research. ठीक है, जब भी हम रिसर्च करते हैं या रिसर्च पढ़ाते हैं या रिसर्च पढ़ते हैं जो भी है, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने रिसर्च के टॉपिक को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करें. ठीक है, क्योंकि जब आपका रिसर्च पब्लिश होगा या जब आपका रिसर्च आपके सुपरवाइज़र को सबमिट होगा, तो सबसे पहली चीज़ जो सामने वाला बंदा देखता है ना रिसर्च के अंदर, चाहे वो प्रपोजल है चाहे वो थीसिस है, सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं लोग, दैट इज़ योर रिसर्च टॉपिक. तो रिसर्च टॉपिक एक हुक होता है, काइंड ऑफ हुक, मतलब जिससे आप लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं अपने रिसर्च की तरफ. अगर आपके टॉपिक के अंदर ही ख़राबी होगी, मतलब आपका हुक ही ख़राब है, तो आप लोगों के अटेंशन को अपने रिसर्च की तरफ किस तरह लेकर आएंगे, वहाँ पे फिर मसला होगा. इसलिए रिसर्च टॉपिक को कंस्ट्रक्ट करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे. तो उससे पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. ठीक है, अच्छा स्टेप्स हैं. ठीक है, जब भी हम टॉपिक को बनाते हैं तो हम प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हैं, या फिर उन स्टेप्स को अपने जहन में रखते हुए आप टॉपिक को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो तब आपका टॉपिक ज़्यादा अच्छा बनेगा. ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट टॉपिक. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अ वेल फ्रेज्ड रिसर्च टॉपिक सेट्स द स्टेज फॉर अ फोकस्ड एंड सक्सेसफुल स्टडी, गाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ योर रिसर्च एंड हेल्पिंग यू स्टडी ऑन ट्रैक थ्रू आउट योर इन्वेस्टिगेशन. यहाँ पे भी टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात की है कि अगर आपका टॉपिक वेल फ्रेज्ड होगा, सही से आपने फ्रेज किया हुआ होगा, सही से कंस्ट्रक्ट किया होगा, तो आपकी जो पूरी स्टडी है यानी कि आपका जो पूरा रिसर्च है वो फोकस्ड होगा और सक्सेसफुल होगा. ठीक है, और पूरे आपके रिसर्च के अंदर वो एक गाइडिंग चीज़ हो जाएगी कि आप अपने टॉपिक को एज अ गाइड लेके अपने रिसर्च को कंडक्ट कर सकेंगे सक्सेसफुली एंड फोकस के साथ. ठीक है, अच्छा सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट जो है ना, वो जब भी आप कोई काम करते हैं ना, स्पेशली रिसर्च, तो उसके अंदर इंटरेस्ट सबसे अहम चीज़ होती है. ठीक है, सपोज़ आप वैसे ही बिना डेली लाइफ में कोई काम कर रहे हो, तो जिन कामों में आपका इंटरेस्ट है ना, जिन कामों में आपको पहले से इंटरेस्ट है, वो काम आप ज़्यादा अच्छे से करते हैं, ज़्यादा फोकस के साथ करते हैं, ज़्यादा अटेंशन के साथ करते हैं. लेकिन आपको कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, जिसमें आपको शौक ही नहीं है, तो फिर आप उस काम को इतनी अच्छी तरह नहीं करते हैं, तब टाल मटोल से करते हैं. तो इंटरेस्ट का होना रिसर्च के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर आपको अपने रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट होगा ना, तो आप फोकस्ड तरह से सक्सेसफुली अपने रिसर्च करोगे. क्योंकि रिसर्च के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है या फिर जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है ना, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन. ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप अपनी रिसर्च को किस तरह ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरह डिसिप्लिन के साथ करोगे. क्योंकि रिसर्च एक टाइम टेकिंग काम है, इसके अंदर टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है. ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप टाइम क्यों लगाओगे, आप एफर्ट क्यों लगाओगे. इसलिए इंटरेस्ट का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. सबसे पहले तो आपके स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, अगर आप लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट लिंग्विस्टिक्स में है तो आप लिंग्विस्टिक्स में देखेंगे. अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं या आपका इंटरेस्ट लिटरेचर में है, तो उसकी तरफ देखेंगे. सबसे पहले एरिया ऑफ स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, begin by choosing a specific research area that interests you and aligns you with your expertise or academic background. फिर आपने क्या करना है, उस पूरे एरिया के अंदर से या उस पूरे सब्जेक्ट के अंदर से जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जो आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट, उसके अंदर से क्या करना है, अपने एक स्पेसिफिक रिसर्च एरिया को चूज़ करना है. देखें, जब हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं ना, अगर आप कहें कि मुझे लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्ट है, लिंग्विस्टिक्स तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उसके अंदर आप क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक एरिया को चूज़ करेंगे कि इसके अंदर मैंने काम करना है. लिंग्विस्टिक्स के अंदर फोनेटिक्स भी आती हैं, सेमेंटिक्स भी आती हैं, ठीक है, सिंटैक्स भी आता है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें आती हैं. तो आप इन सब में से एक को चूज़ करेंगे कि यहाँ पे आपने क्या करना है, रिसर्च करना है, जो कि आपके एक्सपर्टीज़ के साथ मैच करती हैं या फिर आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ मैच करती हैं, जिसके अंदर आपको पहले से नॉलेज है, पहले से एक्सपर्टीज़ है, या फिर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड में मैच करे. अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड उससे मैच कर रहा है ना, तो तब रिसर्च और भी ज़्यादा फिजिबल और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है. क्योंकि अगर मैं लिंग्विस्टिक्स की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं जो है ना जाके मैथ्स का कोई रिसर्च करूँ,
ठीक है, कोई स्टैटिस्टिकल रिसर्च वगैरह करूँ, स्टैटिस्टिकल, या फिर मैं जो है ना जाके किसी फिज़िक्स के टॉपिक के बारे में रिसर्च करूँगी ना, तो तब मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा होता है, तो उसमें हमारा इतना इंटरेस्ट हो भी सकता है, लेकिन उतना जो है ना हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा कि हम अपने ही एकेडमिक बैकग्राउंड को छोड़ के किसी और टॉपिक को चूज़ करें, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट होना लाजमी और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड मैच करना भी लाजमी है टू सम एक्सटेंट और टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक हो गया। दिस विल हेल्प यू फोकस योर रिसर्च एंड इंश्योर दैट यू आर गैदरिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना तो आपका फोकस होगा, और अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड से मैच कर रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर आप उसी सब्जेक्ट से कोई टॉपिक ले रहे हैं जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, तो आपको वहाँ से गैदर डेटा लेना ईजी होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी किताबें पढ़ाई गई होंगी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ाए होंगे, ठीक है। आप इंटरव्यू वगैरह के लिए भी अपने टीचर्स, अपने क्लास फेलो से कंसल्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर इजीली कर सकते हैं। सम टिप्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड, अगर आपको वैसे तो जनरली एज अ नॉर्मल इंसान अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करने में आसानी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स ये हैं कि थिंकिंग अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखें कि सपोज़ इस तरह से भी हो सकता है कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए थे, ठीक है, किसी सेमेस्टर में, तो आप देखिए उनमें से कौन सा सब्जेक्ट था जिसके अंदर आपने ज़्यादा नंबर लिए थे, या फिर वो कौन सी क्लास थी जिसके अंदर आप अटेंशन देते थे, वो कौन सा सब्जेक्ट था जिसके लेक्चर को आप सुनना पसंद करते थे, जिसके लेक्चर को आप इंटरेस्ट के साथ सुनते थे। तो इस तरह पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को फाइंड करें एंड कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ योर कम्युनिटी और फील्ड, और अपने कम्युनिटी या अपने फील्ड के नीड्स को भी जब आप मद्देनज़र रखते हैं तो रिसर्च टॉपिक और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। वो किस तरह से, सपोज़ आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ की लैंग्वेजेस इंडेंजर्ड हैं, ठीक है, तो तब आप क्या करें, अपने उस कॉन्टेक्स्ट या अपने उस फील्ड के नीड को मद्देनज़र रखते हुए उन इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस पे जब आप काम करेंगे ना, तो वो आपका उसमें इंटरेस्ट भी होगा, फील्ड ऑफ स्टडी से भी रिलेटेड है, और आपकी कम्युनिटी या फील्ड के अंदर उस बात की नीड भी है। तो जब ये तीनों चीज़ें आपके रिसर्च टॉपिक के अंदर होंगी तो तब आपका रिसर्च टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक हो गया। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग रिसर्च टॉपिक। जब आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करेंगे ना सबसे पहले, फिर आप अगले स्टेप पे जाएंगे, ठीक है, और अगला स्टेप है डिफाइन स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ये ऐसा स्टेप है ना जिसको आप स्किप भी कर सकते हो, मतलब आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स ना टॉपिक के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये करते हैं कि टॉपिक को फ्रेज करने से पहले इंटरेस्ट फाइंड किया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन से रिलेट कराते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए एक टॉपिक फ्रेज करते हैं, ठीक है। लेकिन आप पहले टॉपिक फ्रेज करें, बाद में रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स भी बना सकते हैं। तो ये जो स्टेप है दैट्स नॉट मच एसेंशियल, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम के लिए लिख रहे हैं तो तब भी आप इस स्टेप को बाद में लिख सकते हैं, या इस स्टेप को स्किप करके इसके बाद वाले स्टेप पे जा सकते हैं, क्योंकि ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। When constructing a research topic, it's important to define your research questions and objectives. लेकिन ये होना चाहिए कि जब आप रिसर्च टॉपिक फ्रेज कर रहे हो ना, रिसर्च टॉपिक बना रहे हो, तो तब आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आपकी ये क्वेश्चन होंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। प्रॉपरली लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपने जहन में इस बात को बिठा लें कि आपने क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना टॉपिक बनाना, क्योंकि टॉपिक, क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। आपका जो टॉपिक है ना उसी के बारे में क्वेश्चंस बनेंगे, और आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे उसी के बारे में ही आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, तो ये तीनों दे आर इंटरलिंक्ड। This will help you focus your research and ensure that you are gathering relevant information. फिर से वही बात, some tips for defining your research questions and objectives include: think about the purpose of your research, identify the key concepts and variables that you want to explore, and consider the scope of your research. Once you define your research question objectives, you can link them with the main topic, ठीक है। अब आप अपने जब रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे तो तब आप उनको अपने मेन टॉपिक के साथ लिंक करा सकते हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए अपना टॉपिक बनाएं, या अगर आपने पहले अपना टॉपिक बनाया है तो उसके अंदर अगर इनको मद्देनज़र रखते हुए किसी रीफ्रेजिंग, किसी चेंजिंग की ज़रूरत है तो वो आप कर दें, ठीक है। बाकी रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स बाकी वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं ये वाले टॉपिक्स, एंड द वीडियो इज़ हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन या फिर 3 moves in our research, उसकी लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, गो एंड वॉच। फिर आप ये करें कि नेरो डाउन द स्कोप या नेरो डाउन द इंटरेस्ट। सबसे पहले आपने अपना इंटरेस्ट ले लिया ना, आपका इंटरेस्ट सपोज लिंग्विस्टिक्स में है,
और उसके अंदर पहले स्टेप में ही हमने उसको थोड़ा सा नैरो डाउन किया था, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है वो मॉर्फोलॉजी में है, ठीक है। अब इस स्टेप में आके क्या करें, लिंग्विस्टिक्स और मॉर्फोलॉजी तक तो आप आ गए हैं, वहाँ से आगे भी अपने रिसर्च को नैरो डाउन करें, क्योंकि रिसर्च इतने ब्रॉड लेवल पे नहीं हो सकती है। आपको रिसर्च के लिए स्पेसिफिक होना पड़ता है। आपका टॉपिक किसी सिंपल इतना सिंपल नहीं, लेकिन मतलब ये कि फोकस्ड होना चाहिए, ब्रॉड नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, नैरोड होना चाहिए। तो आप यहाँ से आगे भी अपने इंटरेस्ट को क्या करें, नैरो डाउन करें। To narrow down the scope of a research topic, you should start by identifying your area of interest. एक इंटरेस्ट तो आपका हो गया लिंग्विस्टिक्स, उसके अंदर इंटरेस्ट आपका हो गया मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है कि मॉर्फोलॉजी के अंदर आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। मॉर्फीम्स को स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं, किस तरह के मॉर्फीम्स, सपोज इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। अच्छा, आप इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ आके नैरो डाउन करेंगे कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स पे आप अपना रिसर्च करेंगे। तो इस तरह आपने अपने रिसर्च को, अपने इंटरेस्ट को, अपने टॉपिक को नैरो डाउन करते जाना है, ठीक है। Once you have a general idea of what you want to research, you can start to think about specific questions or issues that you want to explore. मैंने कहा था ना कि questions और aims वाला स्टेप आप बाद में भी कर सकते हैं। तो वही बात हो रही है कि जब आप अपने इंटरेस्ट को नैरो डाउन करेंगे, तब के बाद फिर आप अपने जहन में रख लें कि आपने क्वेश्चंस क्या रखने हैं, आपने ऑब्जेक्टिव्स क्या रखने हैं, ठीक है। नैरो डाउन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। आप सोचें कि इसके अंदर हम और किस तरह से नैरो डाउन कर सकते हैं। कंडक्टिंग ए लिटरेचर रिव्यू, आप जाके थोड़ा सा ना लिटरेचर रिव्यू करें, मतलब है कि थोड़े से बाकी रिसर्चर्स को पढ़ें, बाकी सोर्सेज से आर्टिकल्स, थीसिस वगैरह को पढ़ लें, ताकि आपको एक ओवरव्यू आ जाए कि आपने किस तरह से करना है। एंड कंसीडर द नीड्स ऑफ योर कम्युनिटी और फील्ड। कम्युनिटी और फील्ड के नीड्स को भी मद्देनजर रखेंगे, तो तब सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है, और भी अच्छा हो जाएगा। फ्रेज योर टॉपिक, जब आप नैरो डाउन करें ना, जब आपके जहन में आ जाए कि आपने लिंग्विस्टिक्स के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स पे काम करना है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ आके आप अपने टॉपिक को फ्रेज करेंगे, मतलब प्रॉपर वर्डिंग्स में आप अपने टॉपिक को लिखेंगे। आफ्टर नैरोइंग डाउन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, नाउ रिसर्चर विल फ्रेज दिस टॉपिक एज स्टेटमेंट। अब टॉपिक को आपने स्टेटमेंट रखना है, जिसको मैंने कैपिटलाइज किया है, क्योंकि इस बात को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि आपका टॉपिक एक स्टेटमेंट होना चाहिए। आपका टॉपिक, इट शुड नॉट बी अ क्वेश्चन नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। आपका टॉपिक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आपका टॉपिक कोई स्टेटमेंट, कोई पूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप अपने टॉपिक की जगह क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज़ दिस 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 करके पूरा क्वेश्चन लिखेंगे ना, वो टॉपिक नहीं होगा। अगर आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, वो टॉपिक आपका नहीं होगा, बल्कि टॉपिक एक स्टेटमेंट होना चाहिए, क्वेश्चन या सेंटेंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड, आगे करेंगे, ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया ना। तो पूरा क्वेश्चन आप अपने रिसर्च टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं रखना है, तो ये गलत बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये करें कि रीजन्स बिहाइंड ये, तो यहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक छोटा सा स्टेटमेंट बन रहा है जो कि पूरा क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए यहाँ आपका टॉपिक सही हो जाएगा। और आपने जब अपने टॉपिक को फ्रेज किया ना, तो आप फीडबैक ज़रूर ले लें, ठीक है। रिसर्च के अंदर फीडबैक और अपने कलीग से, अपने टीचर से, अपने इन्विजिलेटर से या फिर अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस करना, फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप अपना टॉपिक फ्रेज करें ना, तो आप उस पर एक दफ़ा फीडबैक ज़रूर ले लें, ठीक है, अपने पीयर से, अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने मेंटोर से, ताकि वो जो है ना, अब लाजमी नहीं है ना कि आपको जो सही लग रहा है वो सही ही हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, थोड़ी सी उसमें गलती भी हो सकती है। तो जब आप दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से भी अपने टॉपिक को देखते हैं ना, तो तब आपको एक होता है कि आपने अपने टॉपिक को किस तरह से फ्रेज करना है। तो आप अपने टीचर्स के, पीयर्स के या क्लास फेलोज़ के फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए अपने टॉपिक को फ्रेज कर लें, या फ्रेज किया हुआ है वो उन्होंने आपको फीडबैक बाद में दिया तो उसको रीफ्रेज करें, ठीक है। वाइल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। अब आप जब टॉपिक बना रहे हैं, ठीक है, तो टॉपिक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। जब आपके टॉपिक के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, तो तब आपका टॉपिक क्या होगा, एक अच्छा टॉपिक बन जाएगा जिस पे आप रिसर्च कर सकेंगे। तो चलें अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक अच्छे रिसर्च टॉपिक की। सबसे पहले क्लैरिटी, आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। इंश्योर दैट योर रिसर्च टॉपिक इज़ क्लियर एंड कंसाइज। क्लियर और कंसाइज मतलब क्लियर जो पढ़ के ईजिली समझ आए, कंसाइज मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा। इट शुड कन्वे द मेन फोकस ऑफ योर स्टडी इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। अब आपने अपने टॉपिक के अंदर आपका जो मेन एरिया है जिस पे आप रिसर्च करें, उसको घुमा फिरा के नहीं करना है, ठीक है। बात स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट
डायरेक्ट वर्ड्स में आपने उसको अपने स्टेटमेंट के अंदर, अपने टॉपिक के अंदर लिखना है। उसका फोकस, मेन फोकस जो होगा आपके स्टडी का, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में लिखना है, मतलब एग्जैक्ट वर्डिंग में लिखना है, ना कि आपने उसको इधर उधर फिरा के लिखना है, ठीक है। अवॉइड एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी आप अपने टॉपिक और रिसर्च दोनों के अंदर अवॉइड करें। एम्बिग्विटी से मुराद है डुअल मीनिंग्स का पाया जाना, ठीक है। तो एलिमिनेट एनी एम्बिग्विटी और वेगनेस इन फ्रेजिंग योर टॉपिक, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड। उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। आपने एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहिए कि उसके दो बंदे डिफरेंट मीनिंग्स निकाल सकें, ठीक है। आपने ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जिसकी एक ही मीनिंग हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और टू द पॉइंट हो। यूज़ कीवर्ड्स। आप अपने रिसर्च टॉपिक के अंदर अपने कीवर्ड्स रखें, ठीक है। देखिए, जब भी एसईओ होता है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सबसे ऊपर कैसे आ जाती है, क्वेश्चन है ना। तो वो जो सबसे ऊपर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपके रिसर्च के, आपके सर्च करने के फ़ौरन बाद जो आ जाती है ना, वो कीवर्ड्स की वजह से आती है, ठीक है। आपने रिसर्च अगर किया हुआ है या फिर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप गूगल स्कॉलर्स पे जाके कोई आर्टिकल सर्च करते हैं ना, तो आप एक तरह से जब आप लिख के सर्च करते हैं ना तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। लेकिन आप जब उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं ना, उस टॉपिक के अंदर आप जो सर्च करें उस स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, तब आपको फिर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है। फिर जब आप उसको थर्ड सा और चेंज करते हैं तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है सर्च के रिजल्ट्स में। वो क्यों होता है? दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कीवर्ड्स। तो आप जब अपना रिसर्च पब्लिश करें, फॉर एग्जांपल, तो अगर किसी ने आपके रिसर्च के बारे में गूगल स्कॉलर्स पे जाके सर्च करना है, ठीक है, आर्टिकल्स में जाके सर्च करना है, जब वो सर्च करेगा ना तो वो कीवर्ड्स से सर्च करेगा, मॉर्फोलॉजी या फिर इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स, ठीक है। तो इन कीवर्ड्स का आपके टॉपिक के अंदर होना लाजमी है। जब आपके टॉपिक के अंदर कीवर्ड्स होंगे ना, तो एक तो ये कि आपके रीडर्स को सही तरह से समझ आएगी, दूसरा ये कि एक SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये हेल्पफुल होगा। मतलब सर्च जब करेंगे लोग तो तब आपका आर्टिकल रिसर्च रिजल्ट्स के अंदर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, उनको अपने रिसर्च के अंदर ऐड करें, टॉपिक के अंदर ऐड करें। अभी मैंने एग्जांपल दी ना कि अगर हमारा इंटरेस्ट मॉर्फोलॉजी के अंदर इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स पे, तो आप अपना कीवर्ड टॉपिक के अंदर मॉर्फोलॉजी नहीं तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम ज़रूर ऐड करेंगे ताकि वो एज अ कीवर्ड काम करे। बी प्रिसाइज। हमेशा आपने अपने रिसर्च करते टाइम अपने टॉपिक को प्रिसाइज रखना है, मतलब छोटा रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, अननेसेसरी जार्गन्स और इस तरह की लैंग्वेज ऐड नहीं करनी है, ठीक है। ये आपके ऑडियंस को अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और प्रिसाइज, छोटी होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस। फ्रेज योर टॉपिक इन एक्टिव वॉइस टू मेक इट मोर इंगेजिंग एंड डायरेक्ट। एक्टिव वॉइस जब आप रखते हैं ना तो आपका टॉपिक ज़्यादा इंगेजिंग होता है और ज़्यादा डायरेक्ट बनता है। तो आप अपने टॉपिक को एक्टिव वॉइस में लिखिए। कंसाइजनेस। आप अपने टॉपिक को ब्रीफ रखें, टू द पॉइंट रखें। एम फॉर अ सेंटेंस और अ फ्रेज दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ योर स्टडी। ऐसा आप अपना स्टेटमेंट रखें कि जो आपके पूरे स्टडी के एसेंस को कैप्चर करो। मतलब है कि आपके पूरे स्टडी को उस एक टॉपिक से समझा जा सकता हो, ठीक है। अगर कोई टॉपिक पढ़े ना तो उसको पता लगे कि ये इस बात पे ये फोकस करे। तो आपका जो टॉपिक है वो कंसाइज होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। अबाउट जनरलाइजेशन। रिसर्च के अंदर जनरलाइजेशन आपने कभी भी नहीं करनी है, ना रिसर्च में ना ही रिसर्च टॉपिक में। जनरलाइजेशन मतलब जनरल टॉपिक्स को लेना, ब्रॉड टॉपिक्स को लेना, बड़े खुद से बड़े टॉपिक्स को लेना, तो आपने ये नहीं करना है। बल्कि आप क्या करें, फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट को ले लें, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन के अंदर, और उस स्पेसिफिक एरिया को, उस स्पेसिफिक एस्पेक्ट को आप लेके रिसर्च करें। जनरल आपने बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे मैंने अभी बात की ना इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स की, अगर आपका इंटरेस्ट मॉर्फोलॉजी में है ना तो आप पूरी मॉर्फोलॉजी पर रिसर्च नहीं कर सकते। आप उसके अंदर कोई स्पेसिफिक एरिया चूज़ करेंगे, फिर आप रिसर्च करेंगे। फिर बात आती है रेलिवेंस की। मैंने पहले भी बात किया ना कि आपके अपने फील्ड ऑफ स्टडी से रेलिवेंट होनी चाहिए। आपके रिसर्च का टॉपिक आपके फील्ड ऑफ स्टडी से रेलिवेंट होना चाहिए। एंड इट शुड एड्रेस अ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम और गैप, और उसके अंदर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम या गैप की बात होनी चाहिए जिसको आप गैप को फिल करने जा रहे हैं या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओरिजिनलिटी। अगर पॉसिबल है तो आप ट्राई टू फ्रेज योर रिसर्च टॉपिक इन अ वे दैट हाईलाइट्स इट्स ओरिजिनलिटी एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड। देखिए, जब भी आप रिसर्च करते हैं ना, पहले से जो रिसर्च हुई है उसको नहीं करते हैं। आप रिसर्च के अंदर कोई गैप फाइंड करते हैं, ठीक है, कोई खाली जगह फाइंड करते हैं, फिर आप उस पर रिसर्च करते हैं। तो आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले बंदे को लगे कि इसमें कोई नई चीज़ है, उसको लगे कि इसके अंदर किसी नए एरिया पे फोकस हो रहा है। आपने ऐसा नहीं करना है कि ऐसा टॉपिक रख ले जो बहुत सारे लोगों ने रखा है, ठीक है, तो उससे एक जनरलाइजेशन आ जाती है, फिर उससे आपकी रिसर्च के अंदर यूनिकनेस नहीं आती है। तो आपने टॉपिक को इस तरह से रखना है कि उसके अंदर ओरिजिनलिटी ज़ाहिर हो, यानी कि
यूनिकनेस जाहिर हो कि आपके फील्ड को आपका रिसर्च क्या यूनिक कंट्रीब्यूशंस दे रहा है, उनको आप हाईलाइट करें। अलाइनमेंट विद ऑब्जेक्टिव्स, आपका टॉपिक आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है किसी चीज़ के रीजंस को फाइंड करना, तो मेरा टॉपिक इस तरह से होना चाहिए कि रीजंस बिहाइंड दिस। तो ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस के साथ आपका रिसर्च टॉपिक अलाइन होना चाहिए। कंसीडर फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी आपके रिसर्च के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। फिजिबिलिटी मतलब आप क्या, आपके पास जो टाइम लिमिट है, ठीक है, आपके पास जो रिसोर्स लिमिट है, आपके पास जो फिजिकल लिमिटेशंस हैं, डेटा अवेलेबिलिटी के लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशंस के अंदर आप अपना रिसर्च कर सकें, इस तरह का रिसर्च ले लें, ठीक है। सपोज़ आप जो है ना पूरा आप किसी जगह पे रह रहे हैं, तो आपने उस पूरे प्रोविंस के बारे में रिसर्च करना है, तो क्या आप सबके पास जाके इंटरव्यू ले सकते हैं? नहीं। या आपके फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स है, या आपके रिसोर्सेज से आगे है, ना आपके पास इतने पैसे होंगे कि सबके पास जाके इंटरव्यू ले, और ना ही आपके पास इतना टाइम होगा। चलिए पैसे हो भी गए तो टाइम नहीं होगा, या फिर टाइम हो भी गया तो इतना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अपने रिसर्च टॉपिक को ऐसा रखना है कि जिस पे आप कर सकें, मतलब आपकी लिमिटेशंस के अंदर, आप टाइम लिमिट के अंदर उसको पूरा कर सकें, पैसे की लिमिट के अंदर आप उसको कर सकें, रिसोर्स लिमिट के अंदर आप उसको कर सकें, डेटा लिमिट के अंदर आप उसको कर सकें। पोटेंशियल इम्पैक्ट, आपने ना अपने रिसर्च के पोटेंशियल इम्पैक्ट को भी मद्देनज़र रखना है। मतलब आपके जो फाइंडिंग्स होंगी, आपके जो कंक्लूजन होगा, वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा आपके थीरी के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके एकेडमिक्स के अंदर। तो पोटेंशियल इम्पैक्ट को मद्देनज़र रखना है। एथिकल कंसिडरेशंस, आप जब टॉपिक चूज़ करें ना, तो आपने एथिक्स को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। सपोज़ आप किसी ऐसे जगह पे रह रहे हैं, सपोज़ आप रिसर्चर हैं एक मेल, और आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे फीमेल से इंटरव्यू लेना ईजी नहीं है, तो आप उस एरिया के अपने कॉन्टेक्स्ट के इन एथिक्स को मद्देनज़र रखें। आप ऐसा टॉपिक चूज़ ना करें कि जिस टॉपिक के लिए आपने जाके फ़ीमेल से इंटरव्यू लेना हो, क्योंकि आपके एरिया के अंदर ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है सपोज़। तो आप एथिक्स को अपने एरिया के मद्देनज़र रखते हुए टॉपिक चूज़ करें, ठीक है। ऐसा टॉपिक ले लें कि जिसके अंदर आप अपनी सोसाइटी के अंदर फ्रीली, ईजिली और बग़ैर मुश्किलों के उस पर रिसर्च कर सके, कंडक्ट, ठीक है। मैनेजेबिलिटी, आपने अपना टॉपिक ऐसा रखना है कि जिसको आप मैनेज कर सकें। बहुत ब्रॉड टॉपिक रख के उसको मैनेज नहीं कर पा के उसके अंदर गड़बड़ मच जाएगी ना, तो आपका रिसर्च का सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आप अपने रिसर्च को फिजिबल, फोकस्ड रखना है, प्रिसाइज रखना है, कंसाइज रखना है, ताकि आप उसको इजीली मैनेज कर सकें। चाहे वो डेटा को लेने के लिए मैनेजमेंट की बात हो, इंटरव्यू लेने के लिए मैनेजमेंट की बात हो, या फिर एनालिसिस के लिए मैनेजमेंट। तो आप अपने मैनेजमेंट जितनी कर सकते हैं उतना रिसर्च रखें, ठीक है। अभी देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जिनको मैंने ग्रीन से लिखा है वो सही एग्जांपल्स है, जिनको मैंने रेड से लिखा है वो सही नहीं है, इसीलिए तो मैंने उनको रेड से लिखा है, ठीक है। तो आप देख लें, खुद ही भी देख लें एक दफ़ा। एक रिसर्च टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ इन टीनेजर्स। एक ये टॉपिक है, और दूसरा ये टॉपिक है व्हाई डू पीपल यूज़ सोशल मीडिया, या ये कि इन यूजिंग सोशल मीडिया गुड और बैड फॉर यू। और तीसरा है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सोशल मीडिया। तो आप इन चारों टॉपिक्स में से देख लेना खुद भी। अब हमने जितने भी बातें की ना, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जितने भी स्टेप्स पढ़े, उनको मद्देनज़र रखते हुए देखें तो आप लोगों को पता लगेगा कि जो पहला ग्रीन में जो लिखा है वो एक सही रिसर्च टॉपिक है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन नहीं, एक स्टेटमेंट है। इसके अंदर कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया, मेंटल हेल्थ, टीनेजर्स, ये तीनों कीवर्ड्स भी आ गए। प्रिसाइज भी है, कंसाइज भी है, समझ भी आ रही है, मैनेजेबल भी है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ रही हैं, इसलिए ये एक अच्छा टॉपिक है। जबकि व्हाई डू पीपल यूज़ सोशल मीडिया, ये एक अच्छा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक क्वेश्चन है। इसके अंदर व्हाई डू पीपल, तो इसका आंसर ईजिली फाइंडेबल है। ऐसा टॉपिक आपने नहीं रखना है कि जिसका आंसर आपको किसी आर्टिकल से, किसी गूगल सर्च से, किसी चैट जीपीटी से मिल जाए। आपने अपने रिसर्च क्वेश्चन या टॉपिक को, क्वेश्चन को ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रखना, बहुत इजी नहीं रखना, जबकि ये बहुत इजी है, ठीक है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। बाकी तो एग्जांपल्स भी हैं कि द इफेक्टिवनेस ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल्स इन कॉलेज स्टूडेंट्स, द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस इन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स। तो आपने इस तरह, अब देखिए यहाँ पे ना इसको स्पेसिफाई और नेरो डाउन भी किया है, ठीक है। नेरो डाउन किस तरह से किया है, देखिए तीसरा जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस इन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर हम सिर्फ ये करते हैं ना कि रिलेशन बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो हमारा टॉपिक जनरल होता, ब्रॉड होता, जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए इसको हमने थोड़ा सा नेरो डाउन किया। नेरो डाउन किस तरह से किया, इन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स, सारे लोगों को छोड़ के, हर एज के स्टूडेंट्स को छोड़ के, हर प्रोफेशन को छोड़ के हमने सिर्फ स्टूडेंट्स को चूज़ किया।
और स्टूडेंट्स के अंदर से भी हमने स्पेसिफिक होकर सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स को चूज़ किया, ठीक है। तो आप अपने रिसर्च टॉपिक को, एरिया को जब नेरो जब करते जब जाते हैं ना, तो एक नेरो पॉइंट पे आके आपका रिसर्च टॉपिक क्लियर हो जाता है, कंसाइज हो जाता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है, फीजिबल हो जाता है। तो आपने अपने रिसर्च टॉपिक्स को इस तरह से रखना है। दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट और हाउ टू बिल्ड रिसर्च टॉपिक्स। इसके मेन स्टेप्स को आप याद रखें। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ रिसर्च, नेरो डाउन द रिसर्च, फ्रेज द रिसर्च। उसके बाद आपने इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना है पेपर के लिए या फिर मद्देनजर रखना है व्हाइल डूइंग योर रिसर्च। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। दैट्स ऑल। बाय बाय।